जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं। इसके बाद में आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज यूजुअल आज की क्लास में हम फिर से इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं, डिले नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपके पास एक सेंटेंस है जिसमें एरर फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन दिए गए हैं नो सूनर, हैड, देन और स्टार्टेड। बहुत जल्दी बताना है क्योंकि क्वेश्चन का जो नंबर है काफी ज्यादा है, लगभग 50 क्वेश्चन है अपने पास आज के प्रैक्टिस सेट में, और 50 क्वेश्चंस को 50 मिनट में करने की हम सोच रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाइएगा। ओके, प्रीति देन बता रही है, चंद्रलता, शिया, जयश्री, विमल, सभी लोगों का आंसर आ रहा है देन, बिल्कुल ठीक है। नो सूनर हैड द गेस्ट अराइव, यानी कि जब तक गेस्ट आ नहीं पाए थे तब तक क्या हुआ, द पार्टी स्टार्टेड, पार्टी स्टार्ट हो गई। तो यहां पर क्या है, यहां पर लगा है देन, जो कि वेन का आंसर देता है। देन जो है वो किसका आंसर देता है, वेन का आंसर देता है। तो यहां पर हमें वेन का आंसर नहीं देना है, हमें यहाँ पे कंपैरेटिव एडवर्ब यूज करना है, जो कौन सा है, देन को रिप्लेस कर देना है किससे, देन से। ओके, आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, देन की जगह पर देन हम लगा देंगे। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं और चारों में लगभग सिमिलर वर्ड्स हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंट कर दिया गया है। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट है ग्रामेटिकली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करेंगे और ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, मैजबीन, प्रीति, टिया, ध्रुवकांत ऑप्शन सी बता रहे हैं, आजाद सिंह देन बता रहे हैं सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद में आप अपने आंसर को एनालाइज करिएगा। पहले ऑप्शन में दिया गया है द रिपोर्ट, उसके बाद में कॉमा लगाया गया है, द रिपोर्ट विच यू सबमिटेड यस्टरडे इज इनएक्यूरेट, यानी कि रिपोर्ट जो तुमने कल सबमिट की थी, रिपोर्ट जो तुमने कल सबमिट की थी वो इनएक्यूरेट है। ओके, आगे है द रिपोर्ट विच यू सबमिटेड यस्टरडे, यहां पर कॉमा दिया नहीं गया, यहां पर कॉमा है जो कि बिल्कुल ठीक है, और यहां पर भी कॉमा है जो कि बिल्कुल ठीक है। हम ऊपर वाले सेंटेंस की अगर बात करें तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है जिसमें विच और उसके पहले कॉमा लगाया गया है और इसके बाद में लास्ट में यहाँ कॉमा लगाया, उसके बाद में जो प्रेडिकेटिव है वो हमने यहाँ पे एंड पे लगा दिया है। इसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल क्लॉज, नॉन एसेंशियल क्लॉज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव, जिसमें ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है विच यू सबमिटेड यस्टरडे, ये एक ऐसा पार्ट है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, और इसके रिमूव करने से इस टेंस पर किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये अपने आप में कंप्लीट रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको नॉन डिफाइनिंग बोला जाता है, मतलब ये इसकी विशेषता नहीं बता रहा, सिर्फ इसके बारे में एडिशनल जानकारी प्रदान कर रहा है। दैट इज वाई ये एक एडजेक्टिव क्लॉज यहां पर नहीं है, नोट कर लेना। द रिपोर्ट विच यू सबमिटेड यस्टरडे, यहां पर कॉमा नहीं लगाया गया है, यहां पर है द रिपोर्ट विच यू सबमिटेड यस्टरडे, यहां पर यहां कॉमा नहीं लगाया गया है। द रिपोर्ट विच यू सबमिटेड यस्टरडे इज इनएक्यूरेट, यहां कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाया गया है। जब हमें यहां कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाना हो तो उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, हम विच को हटा देंगे और दैट कर देंगे। द रिपोर्ट दैट यू सबमिटेड यस्टरडे इज इनएक्यूरेट, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाता अगर हम दैट लगा देते तो, बट क्योंकि हमारे पास विच वाला ऑप्शन है जिसके पहले कॉमा लगा हुआ है और बाद में कॉमा लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। यहां पर विच यू सबमिटेड यस्टरडे ये क्या है, एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है जो कि एडिशनल जानकारी दे रहा है किसके बारे में, रिपोर्ट के बारे में। अगर हम इसमें दैट लगा दें तो ये एडिशनल जानकारी नहीं दे रहा है, ये रिपोर्ट को क्वालिफाई कर रहा है। द रिपोर्ट दैट यू सबमिटेड यस्टरडे, वह रिपोर्ट जो तुमने कल सबमिट की थी, ठीक है ना, और यहाँ पे रिपोर्ट जो तुमने कल सबमिट की थी, ये आपका डिफरेंस रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा, इसको आप समझ लीजिएगा।
नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट यूज ऑफ सबजंक्टिव मूड। हमें बताना है करेक्ट यूज ऑफ सबजंक्टिव मूड। अब आपको समझना पड़ेगा पहले तो सबजंक्टिव मूड होता क्या है, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सबजंक्टिव मूड में जो वर्ब यूज की जाती हैं ऐसी वर्ब होती है जो हाइपोथेटिकल कंडीशन को डिनोट करती हैं, जिनमें विश, डिजायर, कमांड, ठीक है ना, इच्छा, ये सारी चीजें आप उसमें देख सकते हैं। तो सब्जेक्टिव मूड में कौन सी वर्ब है वो आपको देखना है। यहाँ पर है इफ आई वाज, सभी वर्ब जो है वो सब्जेक्टिव मूड को डिनोट करने की कोशिश कर रही हैं। तो इफ आई वाज नहीं होता है, इफ आई एम नहीं होता है, इफ आई वर होता है, और इफ आई हैड बीन भी हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे वुड लगा हुआ है इसलिए ये गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड चेंज द लॉ, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैंने लॉ बदल दिया होता। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट प्रोनाउन यूजेज। हमको बताना है किस सेंटेंस में जो प्रोनाउन है वो करेक्टली यूज किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है एवरीवन शुड ब्रिंग देयर नोटबुक्स टू क्लास। ऑप्शन नंबर बी पर है एवरीवन शुड ब्रिंग हिज और देयर नोटबुक्स टू क्लास। थर्ड पर है एवरीवन शुड ब्रिंग हिज और हर नोटबुक टू क्लास, और डी पर है एवरीवन शुड ब्रिंग देयर नोटबुक टू क्लास। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी आ रहा, ध्रुवकांत, शिया, मेजबीन, रवि, पूजा, प्रीति, मेजबीन, रजनी सिंह, ऑप्शन बी। तो यहां पर क्या है, एवरीवन। जब कहीं पर एवरीवन, ईच, ठीक है ना, एनीवन, इस तरीके के इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए तो उनके लिए जो एडजेक्टिव या फिर पॉजिटिव केस लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, हिज और हर लगाते हैं, हिज और हर का यूज करते हैं। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा हिज और हर। नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर। द कंपनी रिक्वायर्स दैट एवरी एम्प्लॉई सबमिट्स देयर वीकली रिपोर्ट बाई फ्राइडे। फटाफट बताना है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। द कंपनी रिक्वायर्स दैट एवरी एम्प्लॉइज सबमिट्स देयर वीकली रिपोर्ट टू फ्राइडे। ऑप्शन है द कंपनी रिक्वायर्स, सबमिट और देयर। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा वाला विकल्प ऐसा है जो गलत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताना है, और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, ओके, जिससे ऐसा लगता है कि आप लोगों के काम का क्लास है, अदरवाइज ऐसा लगता है कि आप लोगों के काम का नहीं है ये। ऑप्शन डी आ रहा है, शिया, प्रीति, चंद्रलता, आलोक, गौतम, डी बता रहे हैं। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां पर क्या है, द कंपनी आया है जो कि सिंगल एंटिटी के रूप में दिया गया है। कंपनी क्या है, सिंगल एंटिटी है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इसके साथ में वर्ब भी कैसी लगी हुई है, सिंगुलर लगी हुई है। द कंपनी रिक्वायर्स दैट एवरी, अब यहां पर क्या आया, फिर से एवरी आ गया है। यहां पर एवरी सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। अब इसके साथ में सबमिट्स दिया गया, ये भी ठीक है। अब एवरी के साथ में जो पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव है वो देयर लगाया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, और आंसर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म। हैड आई नोन अबाउट द मीटिंग, कॉमा आई, और उसके बाद खाली जगह दी गई है यहाँ पे, टू अटेंड। कौन सा वाला वर्ब यहाँ पर हम फिल करेंगे? वुड कम करेंगे, वुड हैव कम करेंगे, विल कम करेंगे, या कुड कम कर देंगे? क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैड आई नॉन अबाउट द मीटिंग, आई स्पेस, उसके बाद टू अटेंड। कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी से। चलिए, प्रीति वुड हैव कम, बिल्कुल ठीक है। थर्ड कंडीशनल, वेरी गुड, थर्ड कंडीशनल है। और यहां पर क्या है, हैड आई नॉन, हेड दिया गया है, B3 दी गई है, और हमें पता है कि जहां पर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए एक क्लॉज में, तो दूसरी तरफ का जो क्लॉज होगा उसमें क्या करेंगे हम, उसमें वुड प्लस हैव, ठीक है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, हाँ, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वुड हैव कम, ठीक है ना। कम, केम, कम, तीनों फॉर्म एक ही होती है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। बाई द टाइम यू अराइव,
स्पेस ऑल माई टास्क। बताइएगा कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे जिससे कि ये जो टेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। विल बी फिनिशिंग, विल हैव फिनिश्ड, वुड हैव फिनिश्ड और विल फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत सारे रिपीट करा चुका हूं। जितने मैं प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जितने मॉक टेस्ट कराए हैं, लगभग हर मॉक टेस्ट में इस पैटर्न का एक क्वेश्चन मैं अवश्य डालता हूं। आप लोग देखिएगा कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। विल हैव फिनिश्ड बिल्कुल ठीक है। निधि, प्रीति, मैजबीन, शिया, चंद्रलता, ऑप्शन बी आ रहा है। तो देखिए यहां पर दिया बाई द टाइम, उस समय तक, यू अराइव। जब किसी टेंस में बाई द टाइम आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर टेंस की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और बात जब फ्यूचर टेंस की ही हो रही है तो ये समझ लीजिएगा कि जो क्लॉज बनेगा नेक्स्ट वाला वो कौन सा बनेगा, वो फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा। याद रखना इसके आगे वाला जो क्लॉज होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो आई विल हैव फिनिश्ड आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एलिप्सिस। आपको बताना है करेक्ट फॉर्म ऑफ एलिप्सिस किस में यूज किया गया है। ऑप्शन है ही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक, आई पॉप, ही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक, आई पॉप, और ही लाइक क्लासिकल म्यूजिक, आई लिसन टू पॉप, और ही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक एंड आई पॉप। बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। एलिप्सिस दिया गया है। एलिप्सिस का मतलब होता है टू ओमिट समथिंग फ्रॉम अ सेंटेंस और अ क्लॉज। किसी क्लॉज से कोई पार्टिकुलर फ्रेज, कोई पार्टिकुलर वर्ड या पार्टिकुलर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जस्ट लाइक वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ईटीसी, इनको ओमिट कर दिया जाता है जो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें रिपीटिंग वर्ब को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ओमिट कर दिया है। ही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक, आई पॉप, यानी कि वह क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करता है और मैं पॉप म्यूजिक को पसंद करता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें से क्या किया है, लाइक को हमने ओमिट कर दिया है, लाइक को हमने हटा दिया है। ओके, याद रखना इसका जो पैटर्न होता है वो यही होता है कि जिस चीज को ओमिट किया जाता है उससे पहले कॉमा प्लेस कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चारों को पढ़ लीजिए, लगभग सेम पैटर्न पर आधारित हैं और आपको जल्दी से बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा है जो कि ओके। निधि, प्रीति, रवि, पूजा, मैजबीन, सभी लोग बताएं, जल्दी जल्दी से बताएं। और सभी कैंडिडेट्स वीडियो को लाइक कर दें। 21 कैंडिडेट्स आ चुके हैं बट 11 कैंडिडेट्स ने लाइक किया है। 10 कैंडिडेट्स अभी भी लाइक नहीं किए हुए हैं, तो सभी कैंडिडेट्स लाइक कर दें वीडियो को। रुचि चक्रवर्ती, मैजबीन, और सभी कैंडिडेट्स कमेंट किया करें, आंसर देने की कोशिश किया करें। चलिए ऑप्शन 9 ए आ रहा है, एम्प्लॉइज, चेक कर लेते हैं। यहां दिया गया नेदर द मैनेजर, यहां पर मैनेजर है और यहां पर एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉइज कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। नेदर नॉर आ जाए, एदर और आ जाए, ठीक है ना। इस तरीके के जो कंजक्शन है उनमें जो सब्जेक्ट यूज किया जाता है वो वर्ब के नियरेस्ट वाला हो जाता है। तो यहाँ एम्प्लॉइज क्या है, प्लूरल है, इसके साथ में इज लगा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। नेदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, यहाँ पर आर लगा हुआ है जो कि बिल्कुल ठीक है। नेदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, यहाँ हैज लगा हुआ है जो कि गलत है क्योंकि ये सिंगुलर है। सॉरी, एम्प्लॉइज हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। नेदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, ये प्लूरल है, ठीक है ना, और ये सिंगुलर है इसलिए गलत है। नेदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज हैव, जहां पर केवल हैव है और इसमें बीन नहीं लगाया जाए, अगर बीन होता तो ये भी सही हो जाता। केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला सेंटेंस ऐसा है जो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है। चलिए सभी कैंडिडेट बताएं कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलिए, गुड, वेरी गुड। ऑप्शन ए इन्वर्जन, वेरी गुड। तो यहां पर दिया है नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। यहां पर है नेवर आई हैव सीन, सभी में नेवर का यूज किया गया है इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। और इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस अगर नेवर, हार्डली, स्कार्सली, नेगेटिव एडवर्ब अगर हम यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, इन्वर्जन का यूज होता है। इन्वर्जन का मतलब है कि वर्ब पहले प्लेस करते हैं और सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है। तो कंडीशन यहां पर ये अप्लाई हो रही है, जो कि आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो दिए गए नेवर, इनसे पहले हम कॉमा लगा दें तो हमारे ये सेंटेंस भी कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। जल्दी जल्दी से चलेंगे, थोड़ा टाइम कम लीजिए आंसर देने के लिए, जिससे क्वेश्चंस का जो नंबर है ज्यादा सॉल्व हो पाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, शेल्डम, बियरली, रियरली, हार्डली, स्कार्सली, बिल्कुल ठीक। ऋषि कुमार, रजनी सिंह, ऑप्शन बी। तो अभी अभी बताया था स्कार्सली आया है, हेड आया है और सी आया है। स्कार्सली आया है, हेड आया है और शी आया है। यहां पर स्कार्सली है और यहां पर शी है, मतलब ये दो ऑप्शन को आप रिमूव कर दीजिए। स्कार्सली हैड शी एंटर्ड द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। तो यहां पर है स्कार्सली हैड शी एंटर्ड द रूम देन द लाइट्स वेंट ऑफ। तो यहां पर क्या है, यहां पर कंजक्शन देन लगाया गया है और यहां पर कंजक्शन व्हेन लगाया गया है। तो स्कार्सली और हार्डली में क्या यूज करते हैं, हम व्हेन का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते। दैट इज वाई केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट यूजेज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। आपको बताना है कंडीशनल सेंटेंस इसमें सही तरीके से कहां पर यूज किया गया है। ऑप्शन ए बी सी डी को पढ़ लीजिए और जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चंद्रलता, रवि, प्रीति, स्कार्सली, वेरी गुड, सभी लोगों का ठीक है। तो यहां देखिए चूज द करेक्ट यूजेज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। क्या करेंगे, इफ आई विल गो, यहां पर है इफ आई विल गो टू लंदन और यहां पर दिया गया वुड, जो कि कैसा है, इनकरेक्ट है। इसके बाद है इफ आई वेंट, यहां पर विल है जो कि गलत है। इफ आई गो टू लंदन, यहां पर वुड लगाया हुआ है जो कि गलत है। इफ आई वेंट टू लंदन आई वुड विजिट द टावर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउन एंटीसेडेंट्स। आपको बताना है किस सेंटेंस में प्रोनाउन एंटीसेडेंट का यूज जो है वो बिल्कुल करेक्टली यूज किया गया है। ऑप्शन है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर ऑन लंच, और लगभग सभी सेंटेंस में आपको यही फॉर्मेट देखने के लिए मिल रहा है। इसका सही ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए, गुड, वेरी गुड। उर्मिला शिवरे, ऑप्शन बी आ रहा है। रजनी, शिया 13, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर अगेन हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट के रूप में ईच आया है और ईच के लिए हमें क्या करना है, यहां पर क्या है, पॉजिटिव केस का जो एडजेक्टिव है वो देयर है, तो ये गलत है। हिज और हर, बिल्कुल ठीक है, यहां पर देयर है, ये गलत है। और हिज और हर लंचेस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग हिज और हर लंचेस। अब देखिए लंचेस, यहां पर क्या है, लंच, लंच एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल नंबर नहीं बनता। दैट इज वाई ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है ना, लंचेज नहीं होगा, याद कर लेना इसको। केवल ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर ऑन लंच। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट अ न्यू पॉलिसी। इस सेंटेंस में किस फ्रेगमेंट में मिस्टेक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 बताना है कौन सा करेक्ट होगा। हैज, श्योर, वेरी गुड। तो यहां पर क्या है, द बोर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। द बोर्ड एक कलेक्टिव नाउन है और किसका ये है, डायरेक्टर्स का बोर्ड, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका ग्रुप। और ये सिंगल एंटिटी के रूप में काम कर रहा है।
यानी इन्होंने कंप्लीट ऑर्गेनाइज होकर एक डिसीजन लिया है। तो जब ये सिंगल एंटिटी के रूप में काम करता है कोई कलेक्टिव नाउन, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैव नहीं रहेगा। आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस विद द क्लेप्ट स्ट्रक्चर। आपको बताना है किस सेंटेंस में क्लेप्ट स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। इट इज जॉन हु ब्रोक द बेस, इट वाज जॉन ब्रोक द बेस, इट इज जॉन ही हैड ब्रोक द बेस, और इट वाज जॉन ब्रोक द बेस हु। फटाफट बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्लेप्ट स्ट्रक्चर का यूज किस सेंटेंस में किया गया है। क्लेप्ट स्ट्रक्चर क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। क्लेप्ट स्ट्रक्चर का मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एडजेक्टिव क्लॉज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एडजेक्टिव क्लॉज की बात हो रही है। जहां हम ये कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस के पार्टिकुलर पार्ट को जब एम्फेसाइज किया जाता है तो वहां पर क्लेप्ट स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। बेसिकली क्लेप्ट स्ट्रक्चर में यूज किए जाने वाले जो कंजक्शन होते हैं, दैट, विच, हु, हुज, हुम, ठीक है, ये हमारे क्या है, क्लेप्ट स्ट्रक्चर में होने वाले जो कंजक्शन है वो है। तो यहाँ पर कहाँ एम्फेसाइज किया जा रहा है, इट इज जॉन हु ब्रोक द बेस। ये हमारा क्या है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। इट इज जॉन हु ब्रोक द बेस, और एक क्लेप्ट स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इन्वर्जन इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया, इसमें इन्वर्जन फॉर्म आपको यूज करना है। ओनली आफ्टर द मीटिंग, ओनली आफ्टर द मीटिंग स्पेस दैट द प्रोजेक्ट वाज डिलेड। तो क्या करेंगे, डिड वी रियलाइज, वी डिड रियलाइज, हैड वी रियलाइज, और वी हैड रियलाइज। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्वर्जन वर्ब आपको फिल करना है। जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। ओके कंचन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, और मिला ऑप्शन डी आ रहा है। सभी कैंडिडेट्स बताएं कौन सा आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए आ रहा है मोस्टली कैंडिडेट का, ऑप्शन ए आ रहा है। तो इस ऑप्शन को एनालाइज कर लीजिए। अगर हम वी डिड लगाएंगे तो ये इन्वर्जन है ही नहीं, ठीक है ना। अगर हम हेड लगा देंगे तो यहाँ पे रियलाइज दिया गया तो ये गलत है, और ये वी है तो ये इन्वर्जन है नहीं। तो केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओनली आफ्टर द मीटिंग डिड वी रियलाइज दैट द प्रोजेक्ट वाज डिलेड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है ना, पैरेललिज्म का यूज हमें बताना है, कहां पर सही तरीके से इसका यूज किया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताना है। ठीक है, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है मिसलेनियस एमसीक्यूज हैं आज के। तो आज की क्लास में हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। सिंपल भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, डिफिकल्ट भी मिलेंगे, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेंगे। आपको पूरी क्लास देखनी है, तब जाके आपको पूरी क्लास का एंजॉय मिल पाएगा। गुड, वेरी गुड। ऑप्शन बी ओनली। तो सी लाइक्स टू स्विम, यहाँ पर क्या इनफाइनेटिव में टू का यूज किया गया है। यहाँ पे जीरन है और यहाँ पर केवल बेस फॉर्म है। यहाँ पर क्या है, जीरन, जीरन और जीरन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। पैरेललिज्म का मतलब है सेम स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड, या फिर हम ये कहें कि सेम पैटर्न ऑफ द वर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर फाइंड करनी है। द टीचर डिमांडेड दैट ही हैंड्स इन द असाइनमेंट इमीडिएटली। तो पूरे सेंटेंस में किस पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट्स यहाँ पे नोट कर दिए गए हैं। द टीचर डिमांडेड हैंड्स इन द असाइनमेंट। बताएंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी में कहां पर मिस्टेक आपको नजर आ रही है क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है कहां पर मिस्टेक नजर आ रही है। ऑप्शन सी बताया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इज राइट। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है इसमें सब्जेक्टिव मूड का यूज किया गया है। वर्ब जो है सब्जेक्टिव मूड में है। ऐसी वर्ब जहां पर आपको डिमांड देखने के लिए मिल जाए, विश देखने के लिए मिल जाए, ठीक है ना, या फिर हम ये कहें कि हाइपोथेटिकल कंडीशन में आपको कुछ वर्ब्स देखने के लिए मिल जाती हैं, तो उसमें जो वर्ब होती हैं वो हमारी बेस फॉर्म में यूज की जाती है। जैसे द टीचर डिमांडेड दैट ही,
ये जो हैंड दिया गया है इसमें एस लगा हुआ है, तो ये जो वर्ब है ये बेस फॉर्म में यूज होगी। केवल हैंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगती है। जब वर्ब किस तरीके से यूज की गई हो, सब्जेक्टिव मूड में की गई हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, गलत है, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। आपको रिलेटिव क्लॉज का यूज करके एक सेंटेंस फॉर्म करना है। तो सेंटेंस कौन सा है आप लोग बताएंगे। दिस इज द बुक विच आई रिकमेंडेड इट टू यू, दिस इज द बुक दैट आई रिकमेंडेड टू यू, और दिस इज द बुक आई रिकमेंडेड टू यू विच, दिस इज द बुक दैट आई रिकमेंडेड इट टू यू। फटाफट बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है, और मिला ऑप्शन डी बता रहे हैं। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए। यहां पर दिया है दिस इज द बुक विच आई रिकमेंडेड इट यू। अभी मैंने आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्लॉजेस के बारे में बताया था, या हम ये कहें कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के बारे में बताया था। जो डिफाइनिंग क्लॉज होते हैं वो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, और जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव्स होते हैं वो अपने पूर्ववर्ती, ठीक है ना, अपने पूर्ववर्ती जो नाउन होते हैं उनके बारे में कुछ एडिशनल सूचना तो देते हैं, बट एडजेक्टिव का कार्य नहीं करते। और उनके साथ में हमेशा कॉमा का यूज होता है जो नॉन डिफाइनिंग होते हैं। तो दिस इज द बुक, अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द बुक विच आई रिकमेंडेड इट टू यू, ठीक है ना। और दिस इज द बुक दैट आई रिकमेंडेड टू यू, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट का यूज किया गया है। ओके, नोट कर लेना। दिस इज द बुक दैट आई रिकमेंडेड टू यू। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग एन अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 20 बताना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग एन अपोजिट। ऑप्शन ए बी सी डी में से कहां पर एक करेक्ट यूज हुआ है अपोजिटिव का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताना है सभी को। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, ध्यान से, गलती मत कर लीजिएगा। इट्स विराज, प्रीति, मेजबीन, ओके, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते रवि, पूजा। चलिए चेक कर लीजिए, क्वेश्चन समझिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग एन अपोजिटिव। अब अपोजिटिव ये कौन सा वाला है, ये एंटोनियम वाला अपोजिटिव नहीं। आप लोगों ने फ्रेज पढ़ी होगी, जैसे कि बोल सकते हैं कि फ्रेज इन अपोजिटिव केस। जब हमारी एक नाउन यहां पर कोई दी गई है, उस नाउन को डिफाइन करने के लिए अगर कुछ फ्रेज या कुछ वर्ड ऑफ जो डिफाइनिंग वर्ड्स होते हैं वे वर्ड हमें यहाँ पे लगा दिए जाएं, और उसके बाद में वर्ब को प्लेस कर दिया जाए एंड करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन, उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है अपोजिटिव फॉर्मेट में। तो देख लीजिएगा कहां पर ये फॉर्मेट आपका बन रहा है। तो माई फ्रेंड, कॉमा लगाया है, हु इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे कॉमा तो लगाया है, ठीक है, बट यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया है, क्योंकि ये क्या है, ये डिफाइनिंग वर्ड्स हैं, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव्स हैं ये। माई फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर, यहाँ पर कॉमा नहीं है, यहाँ कॉमा है। माई फ्रेंड कॉमा हु इज अ डॉक्टर, और ये कॉमा लगा हुआ इज वेरी काइंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पर माई फ्रेंड क्या है, ये नाउन है, इस नाउन को डिफाइन किया जा रहा है, हु इज अ डॉक्टर। एडिशनल जानकारी दी जा रही है, हु इज अ डॉक्टर इज वेरी काइंड। तो ये जो अपोजिटिव है ये यहाँ पर यूज किया गया है ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको बताना है किस ऑप्शन को यूज करेंगे जिससे ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाय द टाइम यू फिनिश दिस टेस्ट द सन और विल सेट, सेट्स, विल हैव सेट और इज सेटिंग। 21 बताना है कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा फिल करने के लिए, जल्दी जल्दी से बताइएगा। चलिए जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों का ठीक है। इट्स विराज, प्रीति, निधि, उर्मिला, चंद्रलता, ऑप्शन सी आ रहा है।
बाई द टाइम, अगेन हमारे पास ये फ्रेज आ गया बाई द टाइम, ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। और जब एक क्लॉज में बाई द टाइम आ जाए तो दूसरा जो क्लॉज है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा विल हैव सेड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। ऑप्शन है, सॉरी सेंटेंस है, द कंपनी अलोंग विद इट्स ब्रांचेस हैव डिक्लेयर्ड अ प्रॉफिट दिस ईयर। तो ए, बी, सी या डी में कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा है जो कि इस सेंटेंस में इनकरेक्टली यूज किया गया है? चलिए सभी कैंडिडेट्स बताएं। हैज आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, हैज डिक्लेयर, क्योंकि यहां दिया गया है द कंपनी अलोंग विद इट्स ब्रांचेस। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड वर्ड आ जाए, कंपाउंड सब्जेक्ट बनकर आ जाए जिसमें कोई प्रीपोजिशन यूज किया गया हो बीच में, जैसे कि यहां पर है, तो प्रीपोजिशन के बाद वाला कोई भी वर्ड हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल, कोई मैटर नहीं करता, उसका जो हेड वर्ड है वो उससे पहले वाला ही हम कंसीडर करते हैं और वही हमारा सब्जेक्ट माना जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब का प्लेसमेंट करते हैं। यहां पर हैव है जो कि प्लुरल है, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, हैज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। आंसर कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में, हैज को, हैव को हटा देंगे, हैज लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली कंबाइंस द टू क्लॉजेस। हमारे पास दो क्लॉज हैं, ही इज टैलेंटेड और दूसरा है ही इज लेजी। दोनों को हमें जोड़ना है। किस ऑप्शन में बिल्कुल करेक्टली इसको ऐड किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में आपको बताना है कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। कोशिश करिएगा बताने की। चलिए, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक। आप सिर्फ एक चीज को समझ लीजिए, आप प्रीपोजिशन लर्न करोगे कि कौन कौन सी प्रीपोजिशन के साथ में सब्जेक्ट आएगा, तब आपको क्या करना है, सिर्फ एक शब्द समझ लीजिए कि जब कंपाउंड या कंपोजिट सब्जेक्ट आपके पास हो जिसमें प्रीपोजिशन का यूज किया गया है बीच में, तो प्रीपोजिशन से पहले वाला जो वर्ड है वही आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद वाले को आप भूल जाइए, ठीक है ना, बस इतना याद रख लीजिए। चलिए, श्रद्धा, प्रीति, निधि, ही इज टैलेंटेड येट ही इज लेजी। बिल्कुल ठीक है, निधि का आंसर आ गया है, ही इज टैलेंटेड येट ही इज लेजी। येट का जो यूज किया जाता है कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जब दो सेंटेंस ऐसे हो जिसमें एक में पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया गया हो और दूसरे में उसके अपोजिट बात की जा रही है, तो हम येट और बट, ये दो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिनका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। हमें प्रीपोजिशन फिक्स करना है। आई वॉज नॉट अवेयर, तो अवेयर के बाद में हमें प्रीपोजिशन लगाना है। क्या करेंगे, अवेयर ऑफ, अवेयर अबाउट, अवेयर फॉर और अवेयर फ्रॉम। आई वॉज नॉट अवेयर द चेंजेस इन द शेड्यूल। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, और जो भी कैंडिडेट पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लासेस के लिए, जिससे कोई क्लास आपकी मिस नहीं हो पाए। आरआर एकेडमी फिरोजाबाद टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग सर्च करके टेलीग्राम पे उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी क्लासेस आपको वहां मिल जाएंगे। तो अवेयर ऑफ समथिंग क्या होता है? अवेयर ऑफ समथिंग, अवेयर ऑफ समथिंग मतलब ये है किसी चीज के प्रति जागरूक होना, पता पड़ना, किसी चीज के बारे में जानकारी होना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, मैच द सेंटेंसेस विद द करेक्ट टाइप ऑफ कंडीशनल। अब ये क्वेश्चन आपका डेस्क्रिप्टिव है, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आप रियली में पढ़ने वाले और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 कंडीशनल दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, 4 कंडीशनल टाइप दिए गए हैं। आपको बताना है कि पहला कौन सा कंडीशनल है, दूसरा कौन सा कंडीशनल है और तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है, ठीक है। इसके ये ऑप्शनल नहीं है, ये डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। जो लोग बाद में देखें वो बाद में भी बता सकते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे मैंने ऐड किया है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नेदर ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन एबल टू स्कोर अ गोल। फटाफट बताना है, क्या करेंगे, नेदर ऑफ द प्लेयर्स हैव और बीन एबल टू। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताना है। उस क्वेश्चन को आप लोग बाद में करिएगा, ठीक है ना, अभी मत करो, बाद में सोच विचार के आसानी से आराम से करिएगा।
तो यहां पर क्या दिया गया, नेदर ऑफ द प्लेयर, नेदर ऑफ द प्लेयर। नेदर क्या है, नेदर सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट किया जाता है, याद रखिए, नेदर, एदर, ठीक है ना, नन, ये जो है ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट किए जाते हैं। और इसके साथ में क्या दिया गया, हैव लगाया गया है, तो हैव को रिप्लेस कराएंगे किससे, हैड से। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेदर ऑफ द प्लेयर्स हैज बीन एबल टू स्कोर अ गोल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ क्राइसिस। आपके पास एक वर्ड है क्राइसिस, आपको बताना है इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा वाला आंसर करेक्ट है क्राइसिस के प्लूरल फॉर्म के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जामिनेशन में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बताना है, कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब है, जी हाँ वेरी गुड, क्राइसिस का मतलब है वेरी डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन दैट नीड टू डेल्ट विद इमीडिएटली, यानी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कैओटिक कंडीशन जिसको सॉल्व करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है क्राइसिस, ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आएंगे जरूर एग्जामिनेशन में, तो प्रैक्टिस सेट में डालना भी जरूरी होता है। इट वाज, क्या फिल करेंगे यहाँ पे, कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे, जल्दी से बताइए, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन में। एंड वेरी गुड, ऑनरेबल, ऑनरेबल, ठीक है ना। ऑनरेबल का जो प्रोनाउंसिएशन है किससे हो रहा है, ओ से, वोवल साउंड से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, एन ऑनरेबल डिसीजन। अगला क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। हमको बताना है किस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का करेक्टली यूज किया गया है। दिस इज द स्टूडेंट विच वॉन द स्कॉलरशिप, दिस इज द स्टूडेंट हुज वॉन द स्कॉलरशिप, और दिस इज द स्टूडेंट हु वॉन द स्कॉलरशिप, और दिस इज द स्टूडेंट दैट वॉन द स्कॉलरशिप। फटाफट बताना है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके गुड, वेरी गुड, CR 29 सी बता जा रहा है। निधि, इंग्लिश विद जाकिर अली, ममता, सी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। दिस इज द स्टूडेंट्स, जब बात किसी पर्सन के लिए हो रही हो तो उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं वो क्या करते हैं, हु करते हैं। हु मतलब नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट बनाने के लिए होता है, इसके लिए होता है, सब्जेक्ट के लिए होता है। और whom जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है। और whose जो है वो किसके लिए होता है, पोजीशन के लिए होता है, पॉजेसिव केस में होता है। बात करें विच की, तो विच का यूज किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। और बात करें दैट की, तो दैट का जो यूज है वो नाउन क्लॉज में किया जाता है। किसमें किया जाता है, नाउन क्लॉज में किया जाता है, जो कि स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, स्टेटमेंट के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस है आपके पास में, इफ ही, खाली जगह दी गई है स्टडी मोर डिलिजेंटली, फिर दिया गया है ही, इसके बाद में खाली जगह है और वर्ब दी गई है पास। यहां पर है वर्ब स्टडी। आपको बताना है किस ऑप्शन को फिल करेंगे जिससे ये सेंटेंस आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन बी बताया जा रहा है, थर्ड कंडीशन एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर आ रहा है थर्ड कंडीशन, बिल्कुल ठीक है। प्रीति, उर्मिला, ध्रुवकांत, रजनी, अपना अपना लाइव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके गुड, वेरी गुड, थर्ड कंडीशन आ रहा है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में क्या होता है, हेड होता है, क्या होता है, हेड और V3, यानी कि हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और दूसरे क्लॉज में क्या होता है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिए, आपका सेंटेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इफ ही हैड स्टडीड मोर डिलिजेंटली ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूजिंग एन एलिप्सिस। आपको फिर दोबारा से एलिप्सिस का यूज करना है
बताना है कौन सा वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट। ही इंजॉयस बोथ, ये सेंटेंस आप लोग पढ़ लीजिए और फटाफट बताने की कोशिश करिए। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एलिप्सिस का यूज बताया था, आप आसानी से पता कर सकते हैं किस क्वेश्चन में, किस ऑप्शन में एलिप्सिस का यूज किया गया है। ओके, चलिए, वेरी गुड। चलिए सभी लोग बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ही इंजॉयज बोथ, एलिप्सिस का मतलब सेम वही है जो मैंने अभी बताया था कि कोई पार्टिकुलर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विल बी ओमिटेड, या पार्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच को ओमिट कर दें, जैसे सब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट, या कोई वर्ब या कोई एडजेक्टिव हटा दें, जो रिपीट कर रहा हो उसको हटा दें और सेंस उसका वही बना रहे। गुड, वेरी गुड। सो ही इंजॉयज बोथ क्लासिकल म्यूजिक एंड ही इंजॉय। अब यहां पर सब कुछ रिमाइंड किया जा रहा है, बार बार रिपीट है, तो इसमें आपका एलिप्सिस का यूज नहीं है। ही इंजॉयज बोथ क्लासिकल म्यूजिक एंड पॉप म्यूजिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का, ठीक है ना। इसमें जो वर्ब कौन सी है, इंजॉय। ही इंजॉय बोथ क्लासिकल म्यूजिक एंड पॉप म्यूजिक, इसको क्या किया है, ओमिट कर दिया है यहां से, इससे कैसे ओमिट कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन। एक करेक्ट कंजक्शन आपको यूज करना है। शी स्टडीड हार्ड, फिल करिए, यहां पे जल्दी से फिल करना है। शो, एल्दो, बट और बिकॉज। शी स्टडीड हार्ड, शी कुड पास द एग्जाम। फटाफट करना है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा आंसर होगा करेक्ट, 32 ऑप्शन बी। जिनका ऑप्शन बी 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 नहीं है, 32 का ऑप्शन बी नहीं हो पाएगा। शी स्टडीड हार्ड, ठीक है ना, उसने कठोर मेहनत की। सो शी कुड पास द एग्जाम, जिससे वह एग्जाम पास कर जाए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। सो इसलिए फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, ही रिकमेंडेड मी दैट आई शुड टेक द ट्रेन इंस्टीड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एंड आई विल एप्रिसिएट द पर्सन पर्सनली हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज अ स्पेशल वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, और आई थिंक मोस्टली कैंडिडेट इसको सॉल्व कर पाए, कोशिश करिएगा। ही रिकमेंडेड मी दैट आई शुड टेक द ट्रेन इंस्टीड ऑफ द बस। तो मी दैट आई शुड, रिकमेंडेड, मी दैट आई शुड, कौन सा वाला फ्रेगमेंट ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है, और उसकी जगह पर सही क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 चेक कर लीजिए और बताने की कोशिश करिए। चलिए, ऑप्शन ए बता रहे हैं कुछ कैंडिडेट्स, इंग्लिश में जाकिर अली ऑप्शन ए बता रहे हैं, ऑप्शन बी बता रहे हैं, यानी कि फंस गया। मोस्टली कैंडिडेट्स फंस गया। चलिए कोई बात नहीं है, जिनका ए आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, बट ए क्यों आ रहा है ये भी समझना जरूरी है। ही रिकमेंडेड, यहां पर एक वर्ब आया है रिकमेंडेड, तो याद रखेंगे इसकी बहुत सारी कंडीशन है। जब कहीं सेंटेंस में रिकमेंडेड आ जाए तो याद रखना, रिकमेंडेड के बाद में अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक तरीके से रिकमेंडेड का यूज किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर किया गया है तो रिकमेंड के बाद में क्या आता है, नाउन क्लॉज आता है। क्या आता है, याद रखना इस चीज को। रिकमेंडेड के बाद में क्या आएगा, नाउन क्लॉज आएगा, पहली कंडीशन नाउन क्लॉज आएगा, ये पहली कंडीशन याद रखना। दूसरी कंडीशन ये कि रिकमेंडेशन जो है एक सब्जंक्टिव मूड में यूज किया हुआ वर्ब है। इसके बाद में जिस क्लॉज में या जो भी चीजें आएंगी वर्ब के रूप में वो बेस फॉर्म में आएंगी। इसके बाद में जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसी होगी, वो बेस फॉर्म में होगी, ठीक है ना। बेस फॉर्म का मतलब है V1 आएगी। ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। तो ही रिकमेंडेड दैट आई शुड टेक द ट्रेन। अच्छा, एक और कंडीशन है इसमें, रिकमेंडेड के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये नहीं आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है। क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग्स होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो रिकमेंड के बाद में पर्सनल प्रोनाउन नहीं आएगा, पहले तो इसको हटा दीजिए। ओके, कंडीशन खत्म। दूसरा, दैट आई शुड, इसके बाद में इस शुड को हटा दीजिए। मैंने आपको बताया
कि वर्ब जो होगी वो बेस फॉर्म में होगी, तो शुड की जरूरत नहीं है। और टेक अपने आप में क्या है, V1 है, यानी कि बेस फॉर्म में। आंसर हमारा हो जाएगा ही रिकमेंडेड दैट आई टेक द ट्रेन इंस्टीड ऑफ द बस। तो मतलब ये है, कहां पर होगा ये, मी दैट आई शुड, मी दैट आई शुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, आंसर है। इसी में हमको इंप्रूवमेंट करना है, मी हटाना है और शुड हटाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड सी स्पोक, और खाली जगह है एलिक्वेंट एट द कॉन्फ्रेंस। तो एलोकेंट का सही यूज करना है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, एलोकेंट का करेक्ट यूज करना है। एलोकेंस हो जाएगा, एलोक्वेंट हो जाएगा, एलोक्वेंटली हो जाएगा, एलोक्वेंट्स हो जाएगा। चलिए, एलोक्वेंट का मतलब होता है स्पष्ट। एलोक्वेंट अभी क्या है, एक एडजेक्टिव है, और हमें करना क्या है, हमें इसको वर्ब के बाद में लगाना है। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे एडवर्ब का यूज करना है। क्या करना है, एडवर्ब का यूज करना है। तो एलोक्वेंटली आंसर हो जाएगा, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से। अगला क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको बताना है किस ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल करेक्ट यूज किया गया है, क्वेश्चन नंबर 35 में। ओके, चलिए सभी कैंडिडेट्स बताते चले जल्दी जल्दी से। चलिए, नो आंसर, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। थर्टी 35 ऑप्शन बी में पक्का है। तो यहां देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ओके, इसके बाद में ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। नोट कर लेना, ये इसका फॉर्मेट होता है। तो द नंबर के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव। यहां पर क्या है, हैव है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज, अ नंबर ऑफ दिया गया, इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगेगी। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, यहां पर सिंगुलर वर्ब लगी है, दोनों ही गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। करेक्ट फ्रेजल वर्ब यूज करनी है। द टीचर स्पेस द इंपोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, यानी कि टीचर ने पंक्चुअलिटी के महत्व पर क्या किया, ब्रिंग्स इन, कॉल ऑफ, पुट्स ऑफ, एम्फसाइज ऑन। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग बड़ी आसानी से कर पाएंगे इसको। ओके, वेरी गुड। 35 क्वेश्चन नंबर 36 पे जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है, एम्फसाइज ऑन। द टीचर एम्फसाइजेस ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी। जो टीचर है वो पंक्चुअलिटी के महत्व पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। ठीक है ना, एम्फसाइज करता है इसको। अगला क्वेश्चन है 37, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। यहां पर बताना है कौन सा मॉडल वर्ब आपको यूज करना है। यू, माइट, कुड, शुड, वुड। बी वेरी केयरफुल व्हेन हैंडलिंग केमिकल्स। तुम्हें जब केमिकल से हैंडल कर रहे हो, जब केमिकल का यूज कर रहे हो, तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या करेंगे, माइट, कुड, शुड और वुड। 37 बताना है कौन सा करेक्ट रहेगा। और मिला ऑप्शन सी आ रहा है, गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए, क्या हो जाएगा, यू शुड वेरी केयरफुल व्हेन हैंडलिंग केमिकल्स। केमिकल से डील करते समय आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है, शी सक्सीडेड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हर टैलेंट बट आल्सो बिकॉज शी वर्कड हार्ड।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक कि सभी कैंडिडेट इसको कर पाएंगे। कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 38 में कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा है, ए, बी, सी और डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन है जहां मिस्टेक आपको नजर आ रही है। सी सक्सीडेड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अ टैलेंट बट आल्सो बिकॉज सी वर्क हार्ड। क्वेश्चन नंबर 38 बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। 38 ऑप्शन सी, 38 ऑप्शन सी, 38 ऑप्शन सी। She succeeded not only because of her talent. She succeeded not only because of her talent. यानी मतलब यह वो सफल हुई not only because of her talent, सिर्फ अपने टैलेंट के कारण ही नहीं, सिर्फ अपने टैलेंट के कारण ही नहीं, बल्कि she work hard, उसने कठोर परिश्रम किया था, बल्कि उसने कठोर परिश्रम किया था। तो नॉट ओनली बट आल्सो का जो यूज करते हैं वो हम सेम पैटर्न यानी कि पैरेललिज्म में करते हैं। अगर उसका यूज नॉट ओनली का यूज हमने अगर जीरंड से पहले किया है तो बट आल्सो का यूज भी जीरंड से पहले ही करेंगे। अगर एक का यूज एडजेक्टिव से पहले किया है तो दूसरे का यूज भी एडजेक्टिव से पहले ही करेंगे। एक का यूज नाउन से पहले किया है तो नाउन के बाद करेंगे, नाउन से पहले करेंगे दूसरे का। अगर एक का सब्जेक्ट से पहले किया तो सब्जेक्ट से पहले करेंगे, एक का वर्ब से पहले किया तो वर्ब से पहले करेंगे। यहां पर क्या है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हर, यहां पर क्या है उसका एडजेक्टिव फ्रेज बनाया गया बिकॉज ऑफ हर टैलेंट, ठीक है ना। एक तरफ क्या बिकॉज ऑफ हर टैलेंट है, दूसरी तरफ बट आल्सो। अब यहां पर क्या होना चाहिए था, बिकॉज सी वर्क हार्ड। ये क्या है, ये तो एक सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है और यहां पर क्या है एडजेक्टिव फ्रेज है। तो भाई इस क्लॉज को हटाएंगे हम, बिकॉज सी वर्क हार्ड को कर देंगे क्या बिकॉज ऑफ हर। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा आंसर हो जाएगा और इसकी जगह पर हम कर देंगे बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क। क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। अब ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज, जैसा कि ये था वैसा ही हमने ये बना दिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द सेंटेंस। आपको बताना है द पॉलिटिशियंस यानी कि जो पॉलिटिकल कैंडिडेट है उसकी, और यहां पे बताना है क्या स्पीच वाज डिजाइन टू मिसलीड द पीपल। यानी पॉलिटिशियन की जो स्पीच थी वो लोगों को गुमराह करने के लिए ही बनाई गई थी। तो पॉलिटिशियन की स्पीच कैसी थी, एरुडाइट थी, ठीक है ना, ऑब्फ्यूस्केटरी थी, कैंडिड थी या फिर ल्यूसिड थी, किस तरीके की थी। क्वेश्चन नंबर 39 बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए सभी कैंडिडेट बताएं कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब है विद्वान, ठीक है ना। कैंडिड का मतलब है स्पष्ट, ओके गुड वेरी गुड, ठीक है। और ऑब्फ्यूस्केटरी इसका मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, कंफ्यूजिंग। तो पॉलिटिकल कैंडिडेट था, उसकी जो अस्पष्ट स्पीच थी वो कैसी थी, लोगों को मिसलीड करने के लिए ही बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस एक वर्ड है, पार्सिमोनियस, इसका सिनोनियम बताना है आपको। पार्सिमोनियस का सिनोनियम बताना है जेनरस, ठीक है ना, और फ्रिगल, एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल। क्वेश्चन नंबर 40 बताना है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑब्सक्योर आ रहा है, ऑब्सक्योर बिल्कुल ठीक है। चलिए ओके ओके फ्रिगल वेरी गुड। जिन लोगों का आंसर आ रहा है फ्रिगल, फ्रिगल का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु डजंट वांट टू स्पेंड मनी और द पर्सन हु इज मोस्ट अनविलिंगली टू स्पेंड मनी। यानी माइजर, जब माइजर हम उसको कंजूस उसको हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, कंजूस। अगला क्वेश्चन है ऑब्सेक्यूअस। ऑब्सेक्यूअस एक वर्ड आया ऑब्सेक्यूअस। चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, यानी इसका भी सिनोनियम आपको बताना है। इंडिपेंडेंट, सर्विल, इंडिफरेंट, रिबेलियस। ऑब्सेक्यूअस, ऑब्सेक्यूअस का मतलब आपको पता होगा तो आप बड़ी आसानी से इसका सिनोनियम बता देंगे।
ओके, कोशिश करें बताने की, लर्न करना है इसको, समझना तो कुछ है नहीं, लर्न कर लेना है। ऑब्सिक्वियस का मतलब है द पर्सन हु इज रेडी टू सर्विस, पर्सन हु इज रेडी टू सर्व एनीवन और टू बी ओबीडियंट, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला व्यक्ति और ओबीडियंट रहने वाला व्यक्ति, जिसे हम चापलूस बोलते हैं। अब यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र है, इंडिफरेंट का मतलब उदासीन है, रेबेलियस का मतलब हमेशा खिलाफ रहने वाला क्रांतिकारी, और सर्विल का मतलब है चापलूस। क्या है, चापलूस। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। हिज, यहां पर एक नाउन यूज करना है हमें, बिहेवियर, उसका। अब यहां पर कैसा बिहेवियर है ये हमें बताना है, ठीक है ना। हिज एफेबल, ठीक है ना, इरेस्किबल और ग्रेगेरियस और कॉन्वेवियर, किस तरीके का बिहेवियर है। हिज बिहेवियर एट द पार्टी मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल एज द रिफ्यूज टू एंगेज इन पोलाइट कन्वर्सेशन। फटाफट बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, कोई कंडीशन नहीं है कि नाउन भरना है या क्या भरना, दिए हुए वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आप भर दीजिए, बस करेक्ट होना चाहिए। ओके, चलिए। ऑब्सेक्वियस, एक्सेसिवली रेस्पेक्टफुल, सर्विल, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी आ रहा है। तो एफिबल का मतलब होता है मिलनसार, ठीक है ना, और ग्रेगरियस, कॉनेवियल, इरेस्किबल, इसका मतलब है इरिटेबल, चिड़चिड़ा होना। तो उसका जो चिड़चिड़ापन था उसकी वजह से मोस्टली पार्टी अनकंफर्टेबल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द एनालॉगी। आपको बताना है कौन सी एनालॉगी कंप्लीट करेगी। इंसिपिड, यहां पर एक वर्ड है इंसिपिड, जो कि बिल्कुल इक्वल है किसके, ब्लेंड के। ऐसे ही पुग्नेसियस, एक वर्ड है पुग्नेसियस, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पुग्नेसियस के लिए क्या यूज करेंगे बताइएगा। जैसे इंसिपिड का मतलब है ब्लेंड, तो पुग्नेसियस का मतलब क्या होगा, हॉस्टिल, काम, पीसफुल और न्यूट्रल। जैसे इंसिपिड का मतलब है इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मतलब होता है ब्लेंड, मतलब उदासीन, नीरस। इसी तरीके से पुग्नेसियस का मतलब क्या है, मतलब हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो दो वर्ड हैं वो सिमिलर हैं, तो हमें इसका भी सिमिलर वर्ड बताना है। अगर ये वर्ड इसके अपोजिट होता तो हमें इस वर्ड का अपोजिट बताना होता। तो इस एनालॉजी को समझिए, ये क्या है, सिमिलर वर्ड से हमें पुग्नेसियस का सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 43 में। ठीक है, चलिए। ओके, बिल्कुल ठीक है। हॉस्टिल, जिनका आंसर आ रहा हॉस्टिल, बिल्कुल ठीक है। हॉस्टिल का मतलब क्या होता है, एग्रेसिव, एग्रेसिवनेस। पुग्नेसियस का मतलब क्या है, एग्रेसिव, यानी कि आक्रामक होना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। चूज द एंटोनियम ऑफ इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट एक वर्ड आया है, इंट्रांसिजेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेंट, स्टबॉर्न, अनयील्डिंग और ऑब्स्टिनेट। क्वेश्चन नंबर 44 बताना है, कौन सा वाला आंसर करेक्ट रहेगा। चलिए, इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है हटी, क्या होता है, हटी। ओके, और इसका एंटोनियम बताना है, मतलब कि नॉर्मल हो जाएगा, कॉम्प्लेंट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लेन, लचीला, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरर इन द यूज ऑफ कंपैरेटिव एडजेक्टिव इन द सेंटेंस बिलो। आपको बताना है कि कितने हो गए, चलिए क्वेश्चन मिस हो गए भाई आज के, एरर 50 पे आ गए। तो फाइंड द एरर इन द यूज ऑफ कंपैरेटिव एडजेक्टिव इन द सेंटेंस बिलो। शी इज मोर टालर देन हर सिस्टर। आपको बताना है कौन सा वाला ऑप्शन है जिसमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव का क्या है, एरर है। तो मोर को चेंज कर देंगे या हटा देंगे, टालर को टालेस्ट कर देंगे, मोर को मोस्ट कर देंगे, या इनमें से नो एरर, क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताना है। फाइंड द एरर इन द यूज ऑफ कंपैरेटिव एडजेक्टिव इन द सेंटेंस बिलो। ये आपका सेंटेंस है, इसमें किस तरीके का इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी। मोर शुड बी ओमिटेड, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। क्लियर है, चलिए। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सी यू अगेन, सेम टाइम ऑन सेम चैनल।